आज हम डॉक्टर गौरव फुल जी का यहाँ हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं आज के इस विशेष सेशन में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कोविड में आयुर्वेद की भूमिका को लेकर के आज डॉक्टर गौरव फुल के इस पिछले अरसे के दौरान किए गए शोध और किए गए अनुभव, रिसर्च को हम जानेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर गौरव फुल जी के बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर गौरव फुल ने अपना BAMS 99 और 2005 के बीच किया। आपने MS शल्य तंत्र में 2007 से 2010 में उत्तर भारत के एक शीर्ष संस्थान जो राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला से आपने ये दोनों डिग्रियां हासिल की। उसके बाद आपने पंजाब के एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया। उसके बाद आपने चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान में अपना क्लिनिकल रजिस्ट्रार के तौर पे ज्वाइन किया और पिछले लगभग एक दशक से डॉक्टर गौरव फुल अपनी सेवाएं क्लिनिकल रजिस्ट्रार के तौर पर चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक का जो आयुर्वेद संस्थान है दिल्ली शासन का, वहां आप सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर गौरव फुल का लीच थेरेपी में बहुत बड़ा नाम है। यही नहीं, आपने मर्म चिकित्सा पे भी बहुत अच्छा काम किया है। अब तक 4 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और आप बड़ोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ लीच थेरेपी पे अपना PhD का शोध कार्य कर रहे हैं। आपके खाते में एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड कोर्स जो नेफ्रो यूरोलॉजी में है वो आपने किया हुआ है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपने बिहेवियरल थेरेपी पे भी विशेष योग्यता आपने हासिल की है। आपको वैद्य चंद्र प्रकाश पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे राष्ट्रपति महोदय के प्रथम आयुर्वेद के चिकित्सक हुए। उनकी स्मृति में उनके पुत्र आजकल वैद्य बालेंदु प्रकाश जी का आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है, तो उनके पिताजी की स्मृति में जो पुरस्कार शुरू किया गया था वो उस पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। डॉक्टर साहब, आपका मैं पुनः इस मंच पर स्वागत करता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आयुर्वेद का कोविड में जो भूमिका है उसको लेकर के अपने अपने विचार, अपने अनुभव हमारे इस कार्यशाला के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ आप साझा करें। डॉक्टर गौरव फुल। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आयुर्योग एक्सपो और डॉक्टर अरुण चंदन को, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस विषय पे बोलने का आज। तो कोशिश करूंगा कि अपनी बात को सही तरीके से रख पाऊं और बेसिकली मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के जरिए समझाना चाहूंगा कि हर्बल मेडिसिन का रोल कोविड-19 की मैनेजमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें हर्बल मेडिसिन को यूज करना चाहिए, व्हाई इट इज सेफ टू डू। सो मैं थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपसे रूबरू होऊंगा। तो सर, शैल आई स्टार्ट द प्रेजेंटेशन? जी, आप शुरू करें। सो बेसिकली रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन कोविड-19, उसके ऊपर मैं आज बोलूंगा। तो सबसे पहले कोविड-19 का जस्ट ब्रीफली, हम सभी जानते हैं ग्लोबल पेंडेमिक है, बहुत बड़ी बीमारी उभर के आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और जो इसको SARS-CoV-2 भी कहा जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से इसका ट्रांसमिशन होता है। डायग्नोसिस RT-PCR और फेलुडा टेस्ट, लेटेस्ट जो CSIR ने पेपर स्ट्रिप टेस्ट निकाला है उसके थ्रू इसको डायग्नोज कर सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात की जाए तो ज्यादातर केसेस जो है 81% के ऑलमोस्ट वो एसिम्टोमेटिक होते हैं या फिर माइल्ड सिम्टम्स जिनमें रहते हैं। बाकी के केसेस मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ 5% केसेस ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल इलनेस में जाते हैं, जिसमें कि रेस्पिरेटरी फेलियर, सेप्टिक शॉक या फिर मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन हमें देखने को मिलता है और जहां पर मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। कुछ लोगों को बिल्कुल लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लाइक सिंपल सूंघने की शक्ति चली जाती है, डायरिया होता है, गला खराब रहता है, इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस स्लाइड में बताने का आपको कि बेसिकली अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखें कोविड-19 का, तो जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कंडीशंस जो बताई गई हैं, जितनी जल्दी हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, हर्बल मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, उतना ही हम कारगर तरीके से इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। माइल्ड स्टेज में लंग एल्वियोलाइज हमारे बिल्कुल क्लियर रहते हैं, सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। उस समय अगर चिकित्सा शुरू कर दी जाए तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम देखेंगे इसमें आप एल्वियोलाइज देख रहे हो बैलून्स के टाइप में जो बताए गए हैं, जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है तो इन्फ्लेमेशन होने लगती है और वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है एल्वियोलाइज के अंदर, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो पूरे भर जाते हैं और उसके अंदर पानी एक्यूमुलेट हो जाता है
और ऑक्सीजन हमें मिलना बंद हो जाती है, और ये फिर फाइब्रोसिस में चले जाते हैं लंग्स, जिसके बाद डेथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या फिर हमें असिस्टेड वेंटिलेशन पे जाना पड़ता है, वेंटिलेटर्स यूज करने पड़ते हैं। तो इस स्लाइड को बताने का मेरा पर्पज ये है कि जब हम माइल्ड केसेस में ही अगर दवाइयां शुरू कर देते हैं, हर्बल मेडिसिन और जो भी हमारी आयुर्वेद की प्रक्रिया है, तो हम आगे बढ़ने से इस बीमारी को रोक सकते हैं और ज्यादातर मृत्युओं को रोक सकते हैं। और यहाँ पे आयुर्वेद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको अब सरकार ने भी माना है और कोविड-19 का प्रोटोकॉल आयुष का जारी किया हुआ है। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो 3 स्टेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, आयुष मंत्रालय ने जिसको कहा गया है। फर्स्ट स्टेज में श्वास का ज्वर, मतलब बेसिकली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलते हैं, फीवर मिलता है। सेकंड स्टेज में वात कफ प्रधान ज्वर, मतलब जो 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं उसमें वात कफज व्याधि इसको कहा जाता है। और थर्ड स्टेज में सन्निपातक ज्वर में कन्वर्ट हो जाता है, जब कॉम्प्लिकेशंस के साथ सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है बीमारी। तो ये 3 बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है। नाउ व्हाई कोरोना वायरस इज अ ग्लोबल हेल्थ चैलेंज, बिकॉज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारी, लाइक यूएसए, यूके, इटली, स्पेन एटसेट्रा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो भी स्ट्रगल कर रही है कोरोना वायरस से डील करने के लिए। और दिस इज क्लियरली एविडेंट बाय ह्यूज नंबर ऑफ केसेस एंड लाइव्स लॉस्ट। So this raises many questions on approach of modern system of medicine in dealing with this newly diagnosed disease. Basically the problem is the virus is very notorious in nature. तो जैसे हम अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो जो सबसे बड़े 10 पेंडेमिक हुए हैं हिस्ट्री में, उनमें से ज्यादातर जो है वायरल हैं। और उसमें से भी जो ये हमारा कोविड वायरस है, ये ऑलरेडी 2 पेंडेमिक्स कर चुका है। पहले भी एक चाइना में सार्स कोवी 1 जिसको कहा जाता है 2002-3 में, और सेकेंड इज मार्स कोवी जो कि मिडल ईस्ट में हुआ था 2012 में। लकीली उस टाइम हम लोग अफेक्टेड नहीं थे इंडियंस, बट अभी इंडिया में भी आ गया और अब तो खैर कंट्री कोई बची नहीं है। और उसी तरह हम देखेंगे तो ये सारे पेंडेमिक्स की जो हिस्ट्री है इसमें ज्यादातर जो है वायरल इन्फेक्शन है। Every time newer vaccines are needed to be developed and different combinations of remedies are tried, often without satisfactory outcomes. तो ये जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलरली वायरल डिजीज में। तो वी नीड टू थिंक डिफरेंटली। क्यों? एक स्टडी पब्लिश हुआ था जिसमें कि ये कहा गया कि लगभग जो ग्लोबल सीजनल इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी मोर्टेलिटी है, मतलब ग्लोबल इन्फ्लुएंजा से जो लोग मरते हैं, लगभग 3,90,000 लोग डेथ्स हो जाती हैं हर साल, जो कि टोटल 2% है सब रेस्पिरेटरी डेथ्स का। तो क्यों है ऐसा? सिंपल एक जिसको हम बोलते हैं नजला जुकाम, उससे भी इतना खतरनाक हो जाते हैं वायरल डिजीज। तो दिस स्टडी इज अ वेकअप कॉल कि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन नीड्स टू थिंक डिफरेंटली। हम क्यों नहीं कम्बैट कर पा रहे हैं वायरल डिजीज को? बिकॉज हमें अपनी इम्यूनिटी पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, अपनी बॉडीज को ज्यादा कैपेबल बनाने की जरूरत है, ताकि हम फाइट कर पाए डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ, रादर देन लुकिंग फॉर न्यूअर सॉल्यूशंस एवरी टाइम। बेसिकली हो क्या रहा है कि मॉडर्न अप्रोच क्या है कि जैसे कोई बीमारी आई फिर उसका हम वैक्सीन ढूंढने लगते हैं, उसके अगेंस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे जाते हैं, उसकी रेमेडी खोजते हैं। रादर देन हमारा आयुर्वेद अप्रोच क्या है कि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि डिफरेंट इन्फेक्शन जो भी आते हैं, नई बीमारियां कोई आती है, तो हम उससे पहले से ही बचा सकें अपने शरीर को। सो बेसिकली वी नीड टू थिंक डिफरेंटली ग्लोबली। आयुर्वेद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज आयुर्वेदिक अप्रोच रिकमेंड्स ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल एज अ होल rather than targeting the causative agent only. So Ayurveda has been benchmark of healthcare system of India for ages. और चाइना में हमने देखा traditional medical system has played a pivotal role in managing this disaster, working in tandem with the modern medicine. Outcome is in front of the world. They have managed such a crisis in an efficient way, and now the China is almost on the verge of recovery. So this precedence is now being followed in India. This is good because हमारी traditional medicine को importance देना is very important. So CEO of Amway has quoted, crisis like outbreak of coronavirus provides an opportunity to revisit the ancient wisdom of Ayurveda for prevention of disease through improved immunity and combine it with Western science for a holistic healthy living. So this is very important quote. So Ayurveda क्यों work करता है? Because we have a multifactorial approach towards a particular disease. इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो एपिडेमिक्स पेंडेमिक्स की जहां पे बात करें तो जनपद ध्वंस का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, जिसमें कि पेंडेमिक्स की बात की गई है और वहां पर उससे बचने के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिसमें कि बहुत सारी एंटीवायरल रेमेडीज की बात की गई है एंड अनदर मॉडलिटीज लाइक नस्य, धूपन, रक्षाकर्म एटसेट्रा बताई गई। तो बेसिकली आयुर्वेद जब भी किसी बीमारी को देखता है, नई बीमारी को, तो हम 3 चीजों को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, सेकंड इज इटियोलॉजी, थर्ड इज साइट ऑफ पैथोलॉजी। तो उसी हिसाब से हम अप्रोच करते हैं किसी भी डिजीज को। तो इसकी नेचुरल हिस्ट्री जो है, ये एक बेसिकली एक्सोजिनस डिजीज है, पेंडेमिक जो हुआ है हमारा, और इसके लिए हम इसको बड़ा ब्यूटीफुली आयुर्वेद में बताया गया कि
भिन्न भिन्न आहार वय, मतलब कि डिफरेंट खाना खाने वाले, डिफरेंट एज के, डिफरेंट बॉडी जो हमारा प्रकृति होती है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके डिफरेंट होते हुए भी एक साथ बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं जनपदोध्वंस में, जिसको कि एपिडेमिक पैंडेमिक कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ विपरीत वायु, देश, जल और काल। जब इनमें से कोई भी एक विकृत हो जाता है तो ग्लोबल लेवल पे, या मान लीजिए एक बड़े एरिया को कवर कर देते हैं, जनपदोध्वंस हो जाता है। इसके लिए इटियोलॉजी में कहा गया है कि प्रज्ञा अपराध, जो कि धर्म से उत्पन्न होती है, अधर्म से उत्पन्न होती है। तो बेसिकली व्हेनेवर वी डिस्टर्ब द नेचर, इट रिटेलिएट्स इन फॉर्म ऑफ कैजुअलिटीज। तो नेचर हमें याद दिलाती है कि हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, और वही इस पेंडेमिक ने हमें सिखाया है। जैसे कि चाइना में कहा गया, जहां पे रोटन मीट्स बिकते हैं जिस मार्केट में, वहां से इसका ओरिजिन हुआ और अब पूरी दुनिया को तहस नहस कर रहा है ये वायरस। तो बेसिकली जनपदोध्वंस शुरू हुआ अधर्म से। और जहां तक अधिष्ठान की बात है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली ज्यादातर इन्वॉल्व रहता है इसमें, बिकॉज H2 रिसेप्टर पे काम करता है वायरस, और H2 रिसेप्टर्स आर रिचली फाउंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज किडनीज। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमें जो दवाइयां काम करती है वो इसमें यूजफुल होती है। सो मैनेजमेंट प्लान को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो दो बेसिक एम्स हमारे, या दो बेसिक पिलर्स रहते हैं। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट एंड सेकंड इज क्यूरेटिव एस्पेक्ट। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की जहां तक बात करें, आयुर्वेद में वेरियस मेजर्स आर टोल्ड, लाइक एटोनमेंट, ऑस्पिशियस राइट्स, रिपीटेड रेसिटेशन ऑफ सेक्रेट इनकेंटेशंस एंड हवन। तो मंत्र चिकित्सा, हवन चिकित्सा इस तरह बताए गए हैं। रिसर्चेस हैव शोन that this practice of fumigation with medicinal smoke, that is havan or dhupan, as a potent method to disinfect the environment, and this study has been published in PubMed। ये लिंक मैंने उसका शेयर किया है, जिसमें कि स्पेसिफिकली जब जनपदोध्वंस की बात की तो आयुर्वेद में कुछ हवन और धूपन के लिए प्लांट्स बताए गए हैं, हर्बल रेमेडीज बताई गई हैं, लाइक गुग्गुल, वचा, सरसों हमारी सफेद वाली जो होती है, नीम पत्र, कपूर, राल, और इसी तरह देसी घी जो होता है, उन सभी को यूज करने के लिए कहा गया है। एंड कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है आयुर्वेद में, जिसमें कि कम्युनिकेबल डिजीज क्यों होती है इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम शुरू करते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो एक तो हवन और धूपन जो हमने बात करी, इन औषधियों को अगर हम यूज करते हैं घर पे भी, हम डिफरेंट जब पूजन वगैरह करते हैं, हवन करते हैं, तो पूरे घर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, हम डेली धूपन कर सकते हैं। देन बायोलॉजिकल मास्क, आजकल हम सभी जानते हैं मास्क लगाना कंपलसरी है, अब तो फाइन भी हो रहा है, गवर्नमेंट्स ने किया है। तो एक तो है फिजिकल मास्क, जो कि हम मास्क को यूज करते हैं अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए। एक है बायोलॉजिकल मास्क। बायोलॉजिकल मास्क बनाने के लिए हमें क्या करना है? बेसिकली हमें सरसों का तेल या तिल का तेल लेना है, और एक पीपल का पत्ता या फिर आम का पत्ता, इन दोनों में से कोई भी एक पत्ता लेना। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब वो बिल्कुल जैसे गर्म हो जाता है, धुआं उठने लगता है, तो गैस बंद कर उसमें ये पत्ता डिप कर देना है। उसके बाद जब ये पत्ता फ्राई हो जाता है बंद गैस पे, तो इसको निकाल देना है, और जो ऑयल है उसको संभाल के रख लेना है। अब जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें इस ऑयल को इस पूरे एरिया में, जो आपका पेरीलेबियल एरिया है, नोज के अंदर नस्से के फॉर्म में छोटी उंगली से हम लगा सकते हैं, खींच सकते हैं ऐसे करके, और पूरा लिप्स पे अपना इसको अप्लाई करेंगे, तो ये एक बायोलॉजिकल मास्क का काम करेगा। बेसिकली वायरस की जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मास्क। उसके बाद आती है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे हम टेक केयर करेंगे। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, प्राणायाम, योगासन, मर्म चिकित्सा, आचार रसायन वगैरह, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है हर्बल मेडिसिन, तो उसी के ऊपर डायरेक्टली आता हूँ। आयुर्वेद में दिनचर्या का वर्णन किया गया कि बेसिकली हमारा डेली रेजीम कैसा होना चाहिए बीमारियों से बचने के लिए। तो बेसिकली अगर हम सुबह से शुरू करें, तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं घर से या सुबह उठ के, हमें बेसिकली पर्टिकुलरली कोविड-19 के लिए गागल्स करनी चाहिए, सॉल्ट और टर्मरिक, मतलब नमक और हल्दी डालकर गागल्स करनी चाहिए, जिससे कि हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहता है और जो हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है उसकी। देन एक आयुर्वेद में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, ऑयल पुलिंग, जिसको कि गंडूश या कवल कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली करते क्या है, चश्मे ऑयल जो होता है, तिल तेल या फिर घी जो होता है, उसको मुंह के अंदर रखते हैं और कुछ देर के लिए ऐसे होल्ड करके रखते हैं, जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना आने लगे, या जब तक आप रोक सकते हैं। तो उसके बाद इसको स्पिट आउट कर देते हैं और गर्म पानी से कुल्ला कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे कि हमारा ओरल कैविटी की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है और प्रिवेंशन में हेल्प करती है। देन नस्य, नेजल इंस्टिलेशन ऑफ ऑयल। तो कुछ आयुर्वेद में मेडिकेटेड ऑयल्स बताए गए हैं, लाइक अणु तेल, और आपका कई बला तेल है, और बहुत सारे तेल बताए गए हैं। परंतु सिंपली हम घरों पे क्या कर सकते हैं, सरसों का तेल लेकर या देसी घी लेकर रोज 2-2 बूंद दोनों नाक में रात को डाल के सो सकते हैं, जिससे कि हमारा नेजल कैविटी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। देन मसाजेस, डिफरेंट अभ्यंग बताए गए। उसके अलावा डिकॉक्शंस बताई गई हैं। तो जैसे आयुष मंत्रालय ने बहुत बड़े लेवल पे इसको एडवर्टाइज भी किया है, आजकल हर कोई जानता है
कि बेसिकली कई क्वाथ जो डिकॉक्शन हमें आयुष मंत्रालय ने बोला कि 2 बार दिन में लेनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि सबके लिए कॉमन नहीं होती है, अपनी अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, प्रकृति के अनुसार और एज के अनुसार इसको लेना चाहिए। तो बेसिकली किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अंडर इसको हमें यूज करना चाहिए टू प्रिवेंट द डिजीज। तो बेसिकली आयुष मंत्रालय का जो क्वाथ बताया गया उसमें अदरक, काली मिर्च, तुलसी और मुनक्का का वर्णन किया गया और दालचीनी। तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और भी हम हर्बल डिकॉक्शंस बना सकते हैं, जैसे कि गिलोय को यूज कर सकते हैं, त्रिकटु को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा शुंठी, मरीच और पिपली आती है, जिंजर, पिपली और ब्लैक पेपर जो होती है, इलायची है, मुलेठी है, दालचीनी है, इनको यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजीज हम डिफरेंट डिकॉक्शंस बना सकते हैं। लाइक हार्ट पेशेंट है अगर कोई, तो उसको अर्जुन छाल का चूर्ण लेते हैं, तुलसी लेते हैं, दालचीनी लेते हैं और लौंग लेते हैं, इसको मिलाकर एक क्वाथ बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, उसको पी सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो उसके लिए गिलोय का काढ़ा बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा खीरा, करेला, टोमेटो जूस जो होते हैं ये भी वो ले सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिकॉक्शंस हमारी हर्बल मेडिसिन को लेके बनाई जाती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम आती है और बीमारी से बचने में काम आती है। गुनगुना पानी पीने के लिए कहा गया है। धान्योदक, बेसिकली धनिया को डालकर उबाला जाता है पानी में और उसके बाद उस पानी को छान के रख लिया जाता है, उस पानी को हम रेगुलर यूज करते हैं। तो आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और आम पाचन होता है। तो आम इस बेसिकली जो डिफरेंट टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनते हैं उसको ठीक करने में हेल्प करता है। उसी तरह एक आयुर्वेद में स्पेसिफिक षडंग पानीय बताया गया है, जो कि 6 हर्ब्स को डाल के बनता है। मुस्त, परपट, उशीर, चंदन, उद्रीच्य, नागरी, इस तरह से बताया गया है। फिर हम जो पान इस्तेमाल करते हैं, पान की दुकान पे जो पान मिलता है उसमें कि कत्था डला होता है, लौंग डलता है, इलायची डलती है, तो वो भी बहुत अच्छा है इस तरह की बीमारियों के लिए, कोविड-19 जैसे। उसी तरह जब हम रेस्पिरेटरी डिजीज से बचने के लिए अपने, जैसे हमने एल्वियोलाइज की बात की या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है लोगों को, तो बेसिकली कुछ अजवाइन, काली मिर्च, लौंग और सेंधा नमक डालकर स्टीम लेने को कहते हैं हम पेशेंट को, जिससे कि ब्रोंको डायलेशन होती है, उसकी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस बाहर निकलती हैं और जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है उससे आगे बढ़ने से बीमारी को हम बचा सकते हैं। इसी तरह हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि आमलकी, आंवला जो है, मुनक्का, चौलाई, परवल, ये जो डिफरेंट साग आजकल हरी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, करेला है, यव है और शिगरू, जिसको कि शोभांजन कहते हैं या कि ड्रम स्टिक्स भी कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, काउ मिल्क है, ये सब कुछ लेने के लिए आयुर्वेद रिकमेंड करता है इस बीमारी से बचने के लिए। उसी तरह से स्टीम इनहेलेशन की मैंने बात करी, तो ये तो कुछ थे। उसके अलावा कुछ रसायन औषधियों का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, जिसको कि टू नरिश द टिश्यूज और रिजुविनेट बॉडी एंड माइंड, दे आर नोन एज रसायन द्रव्य। तो बेसिकली च्यवनप्राश, जैसे कि आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड करा है, अगत्य हृदय रसायन है, ब्रह्म रसायन है, त्रिफला है, शिलाजीत है। तो ये डिफरेंट रसायन औषधियां जो कि हमारी टिश्यूज को एनरिच करती हैं। उसी तरह मेद्य रसायन बताएंगे। मेद्य रसायन क्यों इंपॉर्टेंट है? मेद्य मतलब जो कि हमारे ब्रेन पे या नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोविड-19 से स्ट्रेसफुल हो गया है पूरा एनवायरनमेंट और सभी लोग, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ बड़े सेलिब्रिटीज के सुसाइड का मामला सामने आया। तो बेसिकली मेद्य रसायन हमें हेल्प करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए और न्यूरोलॉजिकल लेवल पे काम करते हैं। तो इनमें स्पेसिफिकली मंडूक पर्णी, ब्राह्मी जो है, शंख पुष्पी है, गुड़ुची, गिलोय है और मुलेठी है। तो ये कुछ औषधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं जो कि रसायन के तौर पे हमें यूज करनी चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ नहीं तो हम इनका सिंपल पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय को काढ़े के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जी, कि हमने बचना कैसे इस बीमारी से, तो कौन कौन सी हर्बल रेमेडीज हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, जो कि हम घरों पे कर सकते हैं, नॉर्मल छोटी छोटी हम कंसल्ट करके आयुर्वेदिक डॉक्टर को उससे एडवाइस लेके यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे, कि मैनेज कैसे करना है इसको। तो आयुर्वेद में बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 या किसी भी बीमारी को। तो जैसे कि पहला जो है अगेंस्ट द पॉजिटिव एजेंट, हेतु विपरीत चिकित्सा, मतलब जिससे जो बीमारी हो उसको टारगेट करते हैं। दूसरा है व्याधि विपरीत, जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं। और तीसरा है कंबाइंड अप्रोच, जिसमें कि हम पॉजिटिव एजेंट को भी ठीक करते हैं और बीमारी के लक्षणों को और बीमारी को एज होल भी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो हेतु विपरीत की जहां बात करें तो यहाँ पे आता है एंटीवायरल रेमेडीज का। एक मिथ है कि एंटीवायरल रेमेडीज आयुर्वेद में नहीं। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसके ऊपर प्रूवन रिसर्चेज हैं जो कि डिफरेंट वायरल डिजीज पे काम करती हैं। लाइक नीम हम सभी जानते हैं, वैक्सीनिया वायरस पे उसकी स्टडी करी हुई है जो कि इफेक्टिव पाया गया है। लहसुन इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस पे। उसी तरह गुग्गुल, आरगवद, यष्टि मधु हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस पे। आंवला हमारा वैक्सीनिया वायरस पे काम करता है। महानिम वायरोस्टैटिक होता है, मतलब कि वायरस की ग्रोथ को रोकता है। उसी तरह करंज जो है हमारा हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 और 2 को रोकने में हेल्प करता है।
कुछ और औषधियां जैसे कि लहसुन है घर में जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम करता है। जो मैं बात कर रहा था 2% मृत्यु होती है हर साल, 3,90,000 लोग मर जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से ही, तो उस पे लहसुन काम करता है। भृंगराज जो नॉर्मली बालों की दवाई मानी जाती है, इसका भी बहुत अच्छा एंटीवायरल रोल है। तुलसी, तुलसी हम सभी पूजते भी, होली बेसिल बोलते हैं हम सभी, हिंदू माइथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीवायरल का काम करती है। देन भूई आंवला की एक प्लांट है हमारा जो कि HIV पे काम करता है और एप्स्टीन बार वायरस पे काम करता है। उसी तरह अस्थि श्रृंखला, एक हमारा हड जोड़ जिसको कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, सिसस क्वाड्रेंगुलरिस, वो हर्पीस सिम्प्लेक्स जो वायरस होता है उस पर काम करती है। कालमेघ है, कालमेघ एंटीवायरल और इम्यून स्टिमुलेंट कहा गया है। लखनऊ में इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई जिसमें एंटीवायरल रोल इसका पाया गया, CDRA लखनऊ ने इस पे काम किया था। देन गिलोय इम्यूनोमॉड्यूलेटर हम सभी जानते हैं, बहुत कॉमन है। देन शटी एक हमारा हाइपरिकम परफोरेटम प्लांट है, वो HIV और HCV पे, हेपेटाइटिस C वायरस पे इसका काम पाया गया। तो बेसिकली ये बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में हैं जिनका प्रूवन एंटीवायरल रेमेडीज जिनको हम कह सकते हैं, हेतु विपरीत चिकित्सा। तो ये भी वायरल बीमारी है, तो इसमें हम इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ औषधियां और हैं जैसे कि अश्वगंधा हम सभी कॉमनली जानते हैं। अश्वगंधा का इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये एक तो हमारे लिए बल्य है, नरिशमेंट देता है बॉडी को, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, एंटीवायरल रोल पाया गया है इसमें। और प्लस इसका प्रूवन स्टडी जब हुई, इसके ऊपर स्टडी की गई लैब में, तो इसमें पाया गया इन विट्रो इट हैज शोन द डिस्टिंक्ट इफेक्ट ऑन वायरल रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन एंड होस्ट ACE2 रिसेप्टर्स। जो ACE2 रिसेप्टर पे बेसिकली कोविड-19 काम करता है। जो वायरस है ACE2 रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है जो कि लंग्स में मिलता है, इसीलिए लंग्स के फीचर हमें इस बीमारी में मिलते हैं। तो अश्वगंधा क्या काम करती है कि वहां पर जाकर इंटरेक्शन को रोक देती है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन और ACE2 में। समझ लीजिए चाबी और ताले की तरह, जहां पे चाबी लगती है मतलब जहां पे जाके कोविड-19 ने अटैच होना था वहां पर जाकर अश्वगंधा लग जाता है और वो कोविड-19 को वहां अटैच नहीं होने देता। तो इसी तरह से ये उसकी एंट्री को रोक देता है सेल्स में जाने से, और फर्दर जो उसके लक्षण आने थे उससे बचाने के काम करता है। तो अगर हम पहले से ही अश्वगंधा लेना शुरू कर देंगे तो कोविड-19 से बचने में बहुत हेल्प हो सकती है। इसीलिए अभी इस पे काफी जगह रिसर्च भी चल रहा है। तो इस पिक्चर के थ्रू ये बताया गया कि कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिक जो इसका मोड ऑफ एक्शन है वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को अटैच हो जाता है और ACE2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। सेकंड प्लांट हमारा तुलसी, तुलसी होली बेसिल जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसके फाइटोकेमिकल्स वर आल्सो फाउंड टू डॉक वेल इनटू द एंजाइम कैविटी ऑफ RDRP एंजाइम which is needed for growth and multiplication of coronavirus, which shows its potential to inhibit the coronavirus. So in vitro studies again shows कि tulsi can be a beneficial tool for combating coronavirus. Then third is मुलेठी, यष्टि मधु जो जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, ये भी जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत बढ़िया काम करती है। और ये इसमें 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट जो ग्लाइसिराइजिन, लाइकोएग्रेन एंड ग्लैब्रेनिन जो पाए जाते हैं, इनमें से ग्लाइसिराइजिन शोन टू इनहिबिट द SARS-CoV रेप्लिकेशन as well as inhibit adsorption and penetration of the virus at early stage of replicative cycle. ये भी पब्लिश हो चुकी है स्टडी। तो ये बेसिकली उसको पेनिट्रेट नहीं करने देती वायरस को फर्दर सेल्स में, जिसकी वजह से रेप्लिकेट नहीं हो पाता। देखिए कोविड-19 में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वायरस जब बॉडी के अंदर चला भी गया, अगर उसको सेल्स के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो वो रेप्लिकेट नहीं होगा। जब तक वो रेप्लिकेट नहीं होगा तो वो बीमारी नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो बहुत कम लक्षण हमें मिलेंगे, एसिम्प्टोमेटिक, इसीलिए बहुत सारे लोग रह जाते हैं, तो कोई हार्म नहीं कर पाएगा हमें। तो ये रेमेडीज अगर हम शुरू में ही ले लेते हैं तो वायरस को रेप्लिकेशन से रोक सकते हैं। अदरक, नेक्स्ट इज जिंजीबर ऑफिशिनल, अदरक हम सभी जानते हैं। तो इसको भी बेसिकली कफ वात हर कहा गया है और ये बीमारी जो है कफ वातज बीमारी है। और अगेन इट इज दीपन, आम पाचन का काम करता है। और अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इसमें भी जिंजरोल्स और जिंजरोन पाया जाता है जो कि वायरल एंट्री इनटू द होस्ट रोकता है और अगेन वायरस की रेप्लिकेशन को रोकने में हेल्प करता है। अगेन दिस स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड। फिर आता है गूगल, गूगल कॉमन जिसकी धूप में जो डलता है, यूज करते हैं घरों में कॉमनली, धूप में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसको वैसे भी माना जाता है कि बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए इसको जलाया जाता है। तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये नरिशमेंट भी देता है बॉडी को, रसायन है, बल्य है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अगर हम देखें तो इसमें नेरिंजेनिन एंड एलेगिक एसिड होते हैं जो कि प्रिवेंट ऑफ वायरस, एंट्री ऑफ वायरस इनटू द होस्ट बचाते हैं, इसीलिए दिस इज अगेन एन एंटीवायरल। देन आता है नीम, नीम जो होता है वो अगेन ज्वर और काश दोनों पे काम करता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स जो हमें मिलती है और फीवर जो मिलता है उसको कॉम्बैट करने के लिए नीम इज एन इम्पॉर्टेंट। और नीम का तो हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा एंटीवायरल रोल है इसका। इट कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ वायरस एंड इनहिबिट्स द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ द वायरस, तो उसको रोकता है। देन आता है आंवला,
आंवले की जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत उत्तम रसायन माना गया है इसको, तो सभी धातुओं को नरिश करता है, एजिंग को डिले करता है, और इसको त्रिदोषज्ञ कहा गया है, मतलब तीनों ही दोषों पे काम करता है। तो जब सन्निपात वाली जो अवस्था है उस पे भी काम करेगा। प्लस आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें है, एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली मिलता है, which modifies the susceptibility to various bacterial and viral infections. प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है आंवला। आर्गवत, जिसको अमलतास कहा जाता है, पीले फूल लगते हैं इसमें, केशिया फिस्चुला जो है, ये हमारे जिन लोगों को इसमें जीआईटी फीचर्स मिलते हैं कोविड-19 में, उसमें एक बड़ा अच्छा काम करती है दवाई। देन कुटकी, अगेन ये एक ऐसी बीमारी, ये ऐसी औषधि है जो कि भेदन का बेसिकली जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट रहता है उन पे बहुत अच्छा काम करती है, लिवर पे बढ़िया काम करती है, तो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, एंड अगेन इट हैज अ एंटीवायरल एक्शन। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करें तो इसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलते हैं, पिक्रोसाइड, वेनिलिक एसिड एंड डीमेनिटॉल, जो कि एंटीवायरल एक्टिविटीज करने के काम आते हैं। भुई आंवलकी, जो आंवले की छोटी फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं, देखने में वैसे ही दिखता है, तो भुई आंवलकी बोलते हैं बिकॉज जमीन पे लगता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये। तो इसको फाइलेंथस एमरस कहा जाता है, और ये भी एंटीवायरल एक्टिविटीज करता है। इसी तरह करंच, पोंगेमिया पिनेटा, महानिम, ये सारी जो हर्ब्स हैं ये एंटीवायरल एक्टिविटीज करती हैं। तो ये तो थी एंटीवायरल। अब आती है व्याधि विपरीत चिकित्सा, मतलब कि डिजीज के अगेंस्ट काम करने वाली। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी रेमेडीज बताई गई हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे बहुत जबरदस्त काम करती हैं। कफ और ब्रेथलेसनेस, जहाँ पे आपका श्वास हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वहां पे ये सारी दवाइयां काम करती हैं। तो इनमें से कुछ औषधियां जैसे कि द्राक्षा है, आंवला, पिपली, श्रृंगी, कंटकारी, पुनर्नवा, तामलकी, ये सारी औषधियां व्याधि विपरीत में है। इसी तरह रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स जिनको है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो वहां पर छठी, पुष्कर मूल, अमलवेतस, एला जो छोटी इलायची होती है, हींग, अगरू, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं, और दे आर प्रूवन रेमेडीज फॉर रेस्पिरेटरी इलनेस। कुछ पोटेंट फॉर्मुलेशंस आयुर्वेद में यूज की गई हैं, डिफरेंट स्टेट्स इनको यूज कर रही हैं अपनी अपनी तरह से। जैसे कि गोजीवादी क्वाथ एक हमारा बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट और एंटी कफ रेमेडी है। अबरक वसम, कुछ रस औषधियां जो हर्बो मिनरल कंपाउंड्स हैं वो काम करते हैं। सीतोपलादी चूर्ण, तालीशादी चूर्ण, डिफरेंट हर्ब्स को लेके बनाए जाते हैं। तो इसी तरह कुछ औषधियां हमारी जो हैं, दे हैव प्रूवन इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक कफ, कोल्ड, थोरेसिक पेन, डिस्निया एंड फीवर, जो कि सिम्टोमेटोलॉजी हमारी कोविड-19 में मिलती है। तो उनको कम्बैट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। देन श्वासारी रस एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है, जिसको कि पतंजलि ने एडवर्टाइज भी किया, काफी बड़े लेवल पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। बट अगर देखा जाए तो इन विट्रो स्टडीज क्या बोलती हैं कि इट रिड्यूसेस म्यूकस एक्यूमुलेशन, हेल्प्स इन एयरवे रिमॉडलिंग, डिक्रीज्ड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स इन द इन्फ्लेम्ड लंग्स एंड केप्ट देम इन हेल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ये जो साइटोकाइनिन स्टॉर्म की बात कर रही जा रही है कोविड-19 में, साइटोकाइनिन स्टॉर्म जो होता है हाइपर एक्टिवेट हो जाती है इम्यूनिटी, और जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होती है और रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे जाना पड़ता है पेशेंट को, तो उसको बचाने में ये पोटेंट रेमेडी प्रूवन है इन विट्रो। देन अनुतेल, जो मैं बात कर रहा था नाक में दवाई डालने के लिए, तो अनुतेल एक हमारी मेडिकेटेड ऑयल है, जिसको कि इट हैज शोन एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल थ्रू प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स, जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, रिलीज होते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म के साथ साथ इंटरल्यूकिन रिलीज होते हैं कोविड-19 में, तो उनको रोकने में हेल्प करता है अनुतेल, जब हम इसको नाक के रास्ते से डालते हैं, नेजल रूट से डालते हैं। तो थर्ड इज दोनों कंबाइंड अप्रोच, एंटीवायरल रेमेडीज को भी यूज करते हैं और प्लस हमारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो दोनों को मिलाकर हम अप्रोच करते हैं। सो बेसिकली बेनिफिट ऑफ आयुर्वेद अगर हम एक जिंक्स में बोलें तो क्या है, आयुर्वेद वर्क्स बिकॉज इट कैन इनिबिट द वायरस, एंटीवायरल काम करता है, ओवरकम द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अलग बनाता है हमारी अप्रोच को मॉडर्न मेडिसिन के। तो हम इम्यूनो मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, बेसिकली ये समझने की जरूरत है। इम्यूनिटी को बढ़ाना जो कहा जा रहा है, दैट इज इम्यूनो मॉड्यूलेशन। तो जहां पर इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवेट हो रही है वहां पर हम उसको रिड्यूस करते हैं, और जहां पर कम काम कर रही है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में काम करते हैं। तो बेसिकली रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट, कट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म एंड प्रमोट रिपेयर ऑफ द बॉडी, साथ के साथ हम रिपेयर भी करते हैं बॉडी। तो डिफरेंट जगह पे अभी रिसर्च चल रही है आयुर्वेद की कोविड-19 के ऊपर। तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें कि खुशी की बात है कि जितने टोटल प्रोजेक्ट्स है उसमें से 68% के आसपास आयुष पे है, और 61 करीबन आयुर्वेद के ऊपर ही काम हो रहा है कोविड-19 का। तो एवरीबडी इज नाउ एक्नॉलेजिंग द इफेक्ट ऑफ आयुर्वेद ऑन कोविड-19। तो दिल्ली में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसको मिलाकर तिबिया कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, और उसी तरह KGMU लखनऊ, CCRAS, ICMR, कई जगह
कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पे अब प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ में हम एज एड ऑन थेरेपी जा रहे हैं, कुछ में हम मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जा रहे हैं। जैसे कि हमारे सेंटर में हम प्योरली आयुर्वेद से ही मैनेज कर रहे हैं पेशेंट्स को, और अप्रैल से लेकर अभी तक हमने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड एट आवर सेंटर, और इफेक्टिवली हम उसको उसमें कर पाए। So to conclude it, I'll say कि India can lead this fight against a global emergency, and this can pave the path for new heights in healthcare system to combat any new health challenge in future and to deal with the other existing disease which are increasing day by day. तो future के लिए भी हमें तैयार होना है, तो हमें इस approach पे चलना चाहिए। And Ayurved, aptly called an Indian system of medicine, has got all the potential to rule the healthcare system of India as well as globally. So it is the high time to explore this vast potential of Ayurved to strengthen our mission and make best use of rich resources of traditional science. It is a rich treasure which must be liberally utilized before it becomes extinct or taken away by Western world in name of herbal medicine or food supplements, जो कि हो रहा है। तो strongly हमें इसको रोकने की जरूरत है and proactively काम करने की जरूरत है। तो foolish are the doctors who despises the knowledge acquired by ancients। तो इसके साथ ही मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, और तो मैंने कोशिश की ये बताने की कि ये मेरा संस्थान है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, और हॉस्पिटल विंग जहाँ हमारा कोविड सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर है अभी दिल्ली गवर्नमेंट का। सो ऑल आई वांट टू से इज कि वी कैन इफेक्टिवली मैनेज कोविड-19 विद हर्बल मेडिसिन। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर तरीके से आपने आयुर्वेद की भूमिका को बताया, और मुझे लगा सबसे अच्छी बात जो आपने बायोलॉजिकल मास्क की बताई है। मुझे लगता है ये एक आपने बहुत अच्छा एक तरीका आपने बता दिया कि ये बायोलॉजिकल मास्क जो है, ये जितना भी हमारा नकली मास्क वाला सिस्टम है, एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा हो गया है मास्क के नाम पे, प्रिवेंशन के नाम पे। तो आपका ये सुझाव बहुत ही बढ़िया रहा, और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा कि आपने एक सुंदर उपाय हमें बताया। इसके साथ साथ आपने ऑयल पुलिंग, षडंग पानीय और खास करके नस्य, और आपने नमक हल्दी के उपयोग की बात करी। निश्चित तौर पे जो प्रिवेंटिव उपयोग हैं सारे के सारे आपने बताया। मेडिसिनल प्लांट्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान लगभग जो मांग है मेडिसिनल प्लांट्स की ग्लोबली, वो 30% से ज्यादा की दर से बढ़ी है। और खास करके आपने जैसे कहा कि अश्वगंधा की भूमिका एस रिसेप्टर्स पे है, आपने कहा तुलसी आरडीआरपी एंजाइम पे काम करती है, और वो होस्ट में वायरस की एंट्री को स्टॉप करती है। मुझे लगता है ये सारे के सारे जो पिछले समय से जो गुण आपने जितना उपयोगिता आयुर्वेद की बताई, और जिस तेजी से आयुर्वेद जो है इसका रिवाइवल हुआ है भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर, और आज का जो स्टैंडर्ड रिकवरी का जो डाटा था कि 94% हमारे पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहे हैं इसके, तो शायद ये सारे का सारा श्रेय अगर आयुर्वेद के दें तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज, और ये सही भी है सर, क्योंकि अभी तक देखें जब आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया था, सो वी वर स्ट्रगलिंग टू डील विद द मोर्टेलिटी रेट, और बहुत तेजी से बढ़ रही थी बीमारी सारी। दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में एक टाइम एक्सप्लोजन हो गया था, दो की अभी दोबारा से एक वेव आई हुई है दिल्ली में, बट इतना एक्सप्लोजन हो गया था कि वी हैड नो आंसर्स। और देखा जाए जहाँ पे ये क्वेश्चन किया जा रहा था बार बार, रिसर्चेज कहाँ हैं आयुर्वेद के ऊपर, वो कहाँ हैं, तो हम देख रहे हैं कि रेमडेसिविर जैसी दवाई जो कि प्रूवन हो गई कि कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं कर रही है, अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया उसने, और इस तरह से प्रोपिगेट किया गया इस सारी चीज को। तो बेसिकली इंडिया में जो माइट इज राइट वाला कंसेप्ट चल रहा था कि स्ट्रॉन्ग लॉबिंग कभी भी आयुर्वेद को आगे नहीं आने दे रही, इस पेंडेमिक ने हमारी उपयोगिता खुद ब खुद दुनिया को बता दी और मजबूर कर दिया सरकारों को कि हमें इनकॉर्पोरेट करें मेन स्ट्रीम में। और आयुर्वेद के आने से सबसे अच्छी बात ये हुई कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हमने काफी काम किया। तो जो हमारी मोर्टेलिटी रेट थी, मोर्टेलिटी रेट को नीचे लाने में बहुत सक्षम हुए हम लोग। तो जो सिवेरिटी में जा रहे थे लोग, उनको सिवेरिटी से रोक लिया। अपने संस्थान की बात करूं तो मैक्सिमम जितने पेशेंट हम लोगों ने डील करे, उसमें से बहुत कम प्रतिशत जो है वो सीवियर कंडीशन में गए या हमें रेफर करने पड़े, या जिनको आप बोलो कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी या नहीं। अदरवाइज सारे के सारे पेशेंट बड़े अच्छे से मैनेज हो गए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल, और टोटली आयुर्वेद के थ्रू। अदर देन पीसीएम हमने कोई भी मॉडर्न रेमेडी यूज नहीं की। पीसीएम को भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में एसओएस यूज किया गया, और तो वो एक लाइव एग्जांपल है। और दिल्ली में अभी 3 हमारे संस्थान जो है मेन संस्थान
कोविड-19 से इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आयुर्वेद की एक बड़ी भूमिका है और इसीलिए शायद हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ग्लोबल लेवल पे इसको अब एक्सेप्ट किया और बहुत एनकरेज भी किया है कि आयुर्वेद आगे आए और इससे डील करे। जी, थैंक यू डॉक्टर। आप हमारे साथ बने रहे। मैं अब आग्रह करूंगा डॉक्टर कन्हैया कदम से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कन्हैया जी, आप अपना अनुभव बताएं, अनम्यूट कर लें। आप अपना अनुभव बताएं किस तरह से हो रहा है। हम लोग इसके बाद डॉक्टर गौरव ने एक बात करी थी कि उत्तम रसायन जो हैं उनका उपयोग जरूरी है, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में, और उसकी हमें काफी जरूरत रहेगी। हम अंत में उस पर चर्चा करेंगे कि ये जो उत्तम रसायनों का की व्यवस्था है, इसमें कौन कौन से औषधीय पौधे और कौन कौन से रसायन, जैसे आपने अगस्त्य हरित की और च्यवनप्राश का जिक्र किया, लास्ट में हम इन पे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर कन्हैया आपको सुनना चाहते हैं। डॉक्टर कन्हैया के बारे में मैं बता दूं, डॉक्टर कन्हैया कदम मूलतः एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं। आप नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आपने जामनगर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय से एमएससी मेडिसिनल प्लांट्स में किया है, और उसके बाद आपने एक एमएससी हर्बल मेडिसिन के साथ साथ स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी के लिए भी पंजीकृत हैं, और आप इसी मेडिसिनल प्लांट्स के क्षेत्र के साथ साथ आयुर्वेद के चिकित्सा कार्य भी करते हैं और अपनी औषध निर्माणशाला भी चलाते हैं। आप खानदानी तौर पे बहुत समृद्ध हैं, यानी आपके पिताजी को बागवानी से लेकर के न केवल उनको बड़े सारे पुरस्कार भी मिले हैं, बल्कि कोविड के समय में आपका लगभग 8-9 हजार की संख्या में रोगियों का एक बहुत बड़ा फॉलोइंग आपके साथ है, जिनको आपने अपने एक प्रोप्राइटरी, अपना एक ऐसा योग बना करके, अपनी एक दवाई बना करके आपने उनको कोविड से बचने में काफी मदद की है। मैं आपसे आग्रह करूंगा डॉक्टर कन्हैया कि आप अपनी वार्ता शुरू करें। डॉक्टर कन्हैया कदम। यस सर। सर, मार्च मंथ में जब कोविड का एक्सप्लोजन हुआ है, और उस समय में नेचुरली है कि फर्स्ट टाइम ये चिंता रही है कि मन में, जब ये नेचुरली चाइना से यहाँ तक आ सकता है तो ये मेरे घर तक भी पहुंच सकता है, और लास्टली मेरे फैमिली मेंबर तक भी पहुंच सकता है। तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा चैलेंज दो रूट पे रहा है कि अगर मैं आयुर्वेद की जो फिलॉसफी है, हमने जो सीखा है अभी तक, उस फिलॉसफी को लेके हुए अगर मैं कंप्लीटली अगर क्यूरेटिव एस्पेक्ट से इसे सोचता हूँ, इस व्याधि को अगर दोष दूषित माध्यम से सोचता हूँ, तो क्या मैं एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन कंफर्मली, जिसे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसको फॉलो करते हुए मैं इन चीजों से बचा सकता हूँ माय फैमिली मेंबर्स, आल्सो द फैमिली मेंबर्स मींस इंक्लूडिंग ऑल पेशेंट्स दोज हु आर बिलीविंग इन आयुर्वेदा। तो उस चीज में जुड़ा रहा, और उसी समय में आई थिंक अप्रैल मंथ में आयुष मंत्रालय के तौर पे ईएमआर सेक्शन में एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च में कुछ प्रोजेक्ट्स को मंगाया गया। तो उसी के कारण मैंने आपसे कोलैबोरेटिवली उस वर्क के लिए परमिशन मांगी थी, और जैसे ही ये परमिशन आपकी तौर पे मिली, तो स्थानिक जो अथॉरिटीज है उनसे मैंने कोविड टास्क फोर्स जो है उनसे परमिशन मांगी कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन है इसको हमने कंपाइल कर लिया है। लेकिन एक चैलेंज ये था कि सर बहुत सारा यानी कंपाइलेशन जो है मेडिसिन का, जो व्याधि संप्राप्ति के लिए हमने सोचा है, जैसे सन्निपात ज्वर की बात सामने आ रही है, तो क्या सब मेडिसिन को एक साथ दिया जा सकता है क्या? तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दैट कंडीशन, कि जहाँ पे उस समय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चल रहा था, और पैरेलली ऐसा भी था कि इस मेडिसिन को हमें कंक्लूड करना था किसी एक कंबाइंड फॉर्म में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि किसी सन्निपातज व्याधि को जितना जो अलग अलग तरीके से पाथवे है, इस सारी पाथवेज को ब्लॉक करते हुए व्याधि संप्राप्ति को हमें रोकना है। तो उस सोच से जनपद ध्वंस व्याधि की जितनी सारी ड्रग्स है उसको मैंने एक्सप्लोर किया, और एज अ फाइटोकेमिकल यानी वो बैकग्राउंड रहा है, हमारा आयुर्वेद बैकग्राउंड है, फाइटोकेमिकल बैकग्राउंड है, इनको मिला जुला के एक प्रोडक्ट जो इम्यू के नाम से है वो हमने बना दिया। और जब इसकी परमिशन मिली कोविड टास्क फोर्स यानी अप्रैल में, कि आप इस ड्रग को कोविड यानी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में देने के लिए, तब ये बात में सामने आई कि जब मेडिसिन तो जा रहा है, मेडिसिन पेशेंट्स ले भी रहे हैं और रिकवरी भी आ रहा है, लेकिन क्या उस समय में हम ये कह सकते थे कि इस सिंगल एक आयुर्वेद फॉर्मुलेशन के जरिए कोविड को हम हरा सकते हैं? बिकॉज पैरेलली गाइडलाइन ड्रग जो है, इवन आईसीएमआर के थ्रू, डब्ल्यूएचओ के थ्रू
जो गाइडलाइन ड्रग है वो भी पैरेलली चल रही थी। तो ये इसी दौरान मुंबई में जो आउटब्रेक रहा है उस समय में ये था कि बेड्स अवेलेबल होना मुश्किल हो गया था, और उसी कंडीशन में होम क्वारंटाइन के लिए फर्स्ट टाइम जो है अथॉरिटी से परमिशन मिल गया था पेशेंट का। उससे पहले जो है होम क्वारंटाइन और प्राइवेट लेवल पे किसी कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करना, इसके लिए भी परमिशन उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो ये जब होम क्वारंटाइन की बात सामने आई और पेशेंट्स होम क्वारंटाइन के लिए उनको ये किया गया, तो कुछ मुंबई के जो हमारे प्रीवियस पेशेंट्स मेरे जो संपर्क में रहे, उन्होंने ये बात मुझे की है कि सर ऐसा ऐसा है, और हमारे एक रिलेटिव्स में या फिर हमारे जो मित्र परिवार है उसमें एक पेशेंट जो है उनको थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि वो हो रहे हैं, और बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए। तो उस कंडीशन में ऑलरेडी इसको कोविड टास्क फोर्स की इससे परमिशन मिली थी, तो मैंने इनको कहा कि सर ये प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किया है मींस कंसिडरिंग द ऑल एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा एज वेल एज मॉडर्न साइंस, तो मैं ये आपको भेज देता हूँ। और परमिशन लेके वो यानी मुंबई से नांदेड़ आके उन्होंने वो मेडिसिन विद इन 8 आवर उनको पहुंचाई। अब ये सबसे पहला कॉन्फिडेंस रहा है मेरे लिए कि जब ये मेडिसिन चला गया है, देर इज नो अनदर मेडिसिन विच आर बीइंग यूज्ड इन दैट सेम पेशेंट। तो वर्चुअली जो नेचुरली मैं डायरेक्टली उस पेशेंट्स को वहां पे जाके नहीं कर पाता था क्योंकि परमिशन नहीं थी। तो एक वर्चुअल माध्यम जो था उस समय में कि आप टेलीफोनिकली पेशेंट्स को जो है आप काउंसिल कर सकते हैं, तो उस एंगल से मैंने उनको सबसे पहले तो उनकी जो सिम्टम्स थी, सबसे पहले एक तो फीवर रहा है उनको अप्रोक्स आई थिंक 101 तक फीवर रहा है 2 दिन तक। उसके बाद उनका स्मेल एंड जो टेस्ट है एंग्विश एंड ये वो चला गया था, और उसके बाद जो है डिज्निया फॉर्म हो चुका था। और आई नो कि उसके बाद O2 लेवल भी उनका 85 86 रहने लगा था, और उस कंडीशन में यानी उसको हम अगर कैटेगरीली कहा जाए तो मॉडरेट लेवल का जो कोविड पेशेंट था उस कंडीशन में इस प्रोडक्ट को वहां पे पहुंचाया गया। तो विथ 15 ml डोज इन टीआईडी, ये 2 दिन का जो फॉलोअप रहा है पेशेंट का, तो थर्ड डे ही हैज गिवन मी कि सर फीवर तो टोटली चला गया है, और माइल्जिया तो जो पेन रहा है उनको मसल पेन रहा है वो टोटली चला गया है। और सबसे बेस्ट जो मुझे सिम्टोमेटिकली उनकी तरफ से ये मिला कि 2 दिन से मैं सो नहीं पा रहा था, तीसरे दिन मुझे अच्छे से नींद लगी है, और स्मेल भी जो उनको समझ में नहीं आ रहा था और टेस्ट भी समझ में नहीं आ रहा था, वो सब कुछ उनको जो है सिम्टोमेटिकली रिलीव होना शुरू हो गया। तो थर्ड डे फोर्थ डे उसके बाद में उनका SpO2 वो सब उनको ही मैंने कहा था कि आपको मॉनिटर करना है, और SpO2 नेचुरली है कि वो 92 गया, उसके बाद 95 गया, और एक कंडीशन फिफ्थ डे ऐसी आई कि देयर वेर नो सिम्टम्स, अ सिंगल सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो ये पहला पेशेंट का जो फॉलोअप मिला, उसके बाद यही रहा कि उस पेशेंट ने जो भी अपना अनुभव है अपने बाकी मित्र जो है जो कोविड हो चुके थे उनसे किया, तो उन्होंने भी ये मेडिसिन मंगवाया है। अब ये मेडिसिन वहां पे भी चला गया, उसके बाद द सेम रिकवरी, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करते करते 1,500 पेशेंट्स को जो है इंडिविजुअली ये मेडिसिन चला गया। और जो फर्स्ट कॉन्फिडेंस रहा है कि हमने आयुर्वेद को जिस तरह से प्रिंसिपल्स को समझा है, जिस नॉलेज को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, कुछ मॉडर्न साइंस का भी अगर रिव्यू रखते हैं इसके साथ कि बेसिक जो कंसेप्ट है और मॉडर्न रिव्यू मॉडर्न एस्पेक्ट, अगर उस तरीके से अगर सिंगल रेमेडी अगर हम दे पाते हैं, तो दैट विल बी वेरी मींस चैलेंजिंग जॉब था इस कंडीशन में। तो 1,500 पेशेंट्स का रिकवरी का जो एक टेस्टिमोनियल मुझे मिला, तो मैंने अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया, एंड दे हैव गिवन मी इवन मंत्री जी से भी मैंने बात कर दी। उसी दौरान मैं कंटिन्यूसली मंत्री जी के संपर्क में था कि इस तरीके से चीजें हैपन हो रही है। तो ये रहा उस कंडीशन में एक पेशेंट का रिकवरी का। तो अभी तक तो जो ऑफिशियली और अनऑफिशियली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही इम्यूनोमॉनिटर के तौर पे वहां पे FDA मिनिस्ट्री के तौर पे मुझे तुरंत कहा गया है कि अगर इस तरह से बेनिफिट अगर हो रहा है और कॉन्क्रीट डाटा अगर इस तरह से सामने आ रहा है, तो नेचुरली है कि हम उसको कोविड मेडिसिन के तौर पे तो हम आज उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ऑफ WHO एंड
क्या हम इनको इम्यूनोमॉड्यूलेटर दिया जा सकता है क्या? तो वही एक डेढ़ महीना उस ड्रग के ऊपर चर्चा चली और इसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे एफडीए मिनिस्ट्री के तौर से हमें परमिशन मिला। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, और ये सबसे पहले अच्छी ये बात मैं आपको बता दूं कि ये परमिशन मैंने मिलने से पहले, यानी ऑफिशियल कमर्शियल उस पर सेल करने से पहले, जो हमें सिर्फ कोविड टास्क फोर्स के तौर पे लिमिटेड उसको जो है क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन मिला है, यानी कोविड टास्क फोर्स यानी जैसे आपके माध्यम से हुआ है, कोविड टास्क के अथॉरिटी से परमिशन मिला है। तो तब तक तो हमने इसे सिंगल यानी किसी भी पेशेंट को इसे कमर्शियली हमने दिया नहीं है। और सर्वज्ञ आयुर्वेद प्रतिष्ठान जो मैं चलाता हूँ, उनके माध्यम से ये कम से कम 1,500 पेशेंट को हमने उस समय में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है विदाउट एनी कमर्शियल एस्पेक्ट। तो आई थिंक अरुण सर, जो कुछ हुआ है इसके बारे में एक छोटी सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, जैसे ये वेबिनार आम लोग भी देखने वाले हैं, तो आई थिंक कि मैं उसे शेयर करता हूँ। हम एक 3 या 4 मिनट्स की जो है, 3 या 5 मिनट्स की, क्योंकि ये हम भले ही एज अ आयुर्वेद बैकग्राउंड पे या फिर मेडिकल बैकग्राउंड पे हर चीज कह रहे हैं, लेकिन जैसे पब्लिक डोमेन से क्या ओपिनियन आ रहा है अबाउट दिस, मीन्स की आयुर्वेद का सिंगल प्रोडक्ट, कैन दे बिलीव ऑन दिस कि ये कोविड के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मैं शेयर करने जा रहा हूँ विथ योर परमिशन सर। देखिए डॉक्टर कन्हैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सर्वज्ञ फाउंडेशन ने, यानी जो प्रकल्प है डॉक्टर कन्हैया का, कोविड काल में आपने कितना खर्च किया होगा लोगों को निःशुल्क ये दवाई बांटने के लिए? सर अभी तक लगभग एक अराउंड 40 लाख रुपए मेरा चला गया है सर इसमें। इस नौजवान ने 40 लाख रुपए की दवाई बना करके पूरे देश में निःशुल्क जो है वो लोगों को बांटी है। और डॉक्टर गौरव, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो इशू यहाँ ये है कि जिस व्यवस्था के साथ, जिस प्रक्रिया के साथ डॉक्टर कन्हैया अपना शोध कर रहे हैं, असल में क्या हुआ कि जैसे इन्होंने ये काम शुरू किया, इनका प्रस्ताव हमारे पास एक आया कि इनको कुछ क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इन्होंने कहा कि आयुर्वेद के जितने हमारे पुराने जो भी आर्ष ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से इन्होंने उन द्रव्यों को चयनित किया। उसके बाद में इन्होंने अपने फॉर्मुलेशन को, जिसकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया भी विशेष है इनकी, जो गौमूत्र के साथ ये उसको प्रोसेस करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने भी बहुत सारे रोगियों को उसका उपयोग करवाया है, मैंने खुद भी यूज किया है। लेकिन इसके पीछे जो एक सेवा का जो एक दृष्टिकोण है, और उसके साथ साथ जो एक असली अन्वेषण होना चाहिए इस औषधि का, मुझे लगता है वो विषय है। तो डॉक्टर गौरव, आपकी क्या राय है? आपने सुना डॉक्टर कन्हैया कदम को, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जो प्रक्रिया से इन्होंने दवाई बनाई और बना करके अपने आप उपयोग कर रहे हैं, कोविड केयर सेंटरों में भी इनकी दवाई का उपयोग हो रहा है, आप ऐसे प्रथम दृष्टि क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ पेशेंट का डेटा भी हम शेयर करेंगे थोड़े समय के बाद, लेकिन आपको क्या लगता है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हैट्स ऑफ सर। सबसे पहले तो सर यही कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरत है हमें ऐसे डेडिकेटेड लोगों की, जिनकी वजह से हम अपने आप को आज तक मतलब ये अस्तित्व में रख पाए। नहीं तो हिस्ट्री देखें तो जिस तरह का माहौल रहा है और आज तक आयुर्वेद स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए कि बहुत सारे डेडिकेटेड लोग हमारे पास ऐसे ऐसे हैं, डॉक्टर साहब जैसे, जो कि बहुत रियली में हैट्स ऑफ सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और सर यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और सच्ची बताऊं, मुझे हैरानी हो रही है कि अभी तक मैंने आपके बारे में सुना क्यों नहीं, या कोविड-19 डील करते करते आपके बारे में कोई विषय यहाँ पे क्यों नहीं आया, हमें नहीं पता चला। बट नाउ आई मेक इट श्योर कि हम मासेस तक इस बात को पहुंचाएंगे और डेफिनेटली आपको एक्नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश में डॉक्टर कन्हैया कदम की मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल चलवा लें वहां? इज इट पॉसिबल? सर उसके लिए कर तो सकते हैं, बस यही उसमें हिच रहेगा कि थोड़ा सा हमारा जो डायरेक्टर मैडम जो हैं, उनका परमिशन चाहिए। और जो हमारा बेसिकली यहाँ पे स्टेट ऑफिसर बनाए हुए हैं ना, जो नोडल ऑफिसर हैं इस पूरे कोविड-19 प्रोटोकॉल के लिए, तो उनसे एक बार हमें डिस्कस करना होगा। तो अकॉर्डिंगली फिर वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल के लिए एक मेंबर्स की कमेटी बनाई थी।
तो जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो कमेटी ले रही है। ठीक है, तो हमें हम क्या ऐसे करते हैं, डॉक्टर कन्हैया को सलाह देते हैं कि ये फॉर्मल प्रस्ताव, एक एक फॉर्मल उसका रिक्वेस्ट लेटर बना के अप्रूवल्स के लिए दे दें, यस सर, और यस अपना मेडिसिन ये सर, जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितने लोगों पे आप ट्रायल करना चाहें, वो ये उतनी यस सर, उपलब्ध करा दें। उस हिसाब से हम इस पे कुछ बात कर सकते हैं। और हाँ इसके सर समय बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इनको कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर साहब का जो शोध है, ये मंत्रालय तक तो दस्तक दे चुका है, क्योंकि मंत्री जी ने खुद, हमारे माननीय आयुष मंत्री जी ने खुद इसका उपयोग भी किया है। वहां भी डॉक्टर प्रोफेसर नेसरी जी से भी हमारी इनकी एक इकट्ठी मीटिंग हो चुकी है। हम लोग इनके साथ औपचारिक रूप से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि जितना इंग्रेडिएंट ये यूज करते हैं, हमने इनको सोर्सिंग करने के लिए किसानों के माध्यम से उसकी मदद की है, और ऑथेंटिक मटेरियल इन्होंने उसके अंदर उपयोग किया है, और इनका अपना नेटवर्क भी बहुत अच्छा है किसानों के साथ में। तो लेकिन इस समय जो चुनौती है कि इसको कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत ला करके इसके कुछ क्लिनिकल ट्रायल करके इस काम को, इनके इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से डॉक्टर कन्हैया, आप एग्री होंगे कि हम चौधरी ब्रह्म प्रकाश संस्थान को एक फॉर्मल एप्लीकेशन डाल देते हैं, उसमें आप अपना क्लिनिकल ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट करिए, वहां से जैसे अनुमति मिलती है उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। जैसे जो प्रायर जो पेशेंट्स पे एक क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, वो डाटा मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा डॉक्टर गौरव के साथ। तो इज इट पॉसिबल कि मैं वो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, एक 3 या 4 मिनट की वो शेयर करूं? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा करें, आप ये जो हाँ हाँ। डॉक्यूमेंट्री है ना, हम हम्म। डॉक्यूमेंट्री को इसमें चला देंगे, जैसे ही इस एपिसोड को एडिट करेंगे, डॉक्यूमेंट्री उसमें चल हाँ जाएगी, हाँ। आप अलग से डॉक्यूमेंट्री भेज दीजिए। ठीक है, ओके ओके ओके। आप वो अलग से दे दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्री इसमें चल जाएगी। तो हाँ हाँ। इस चर्चा को अंत करते हुए, मैं डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा हाँ हाँ। कि हम और एक बहुत बहुत हमेशा बात सुनते हैं, आयुर्वेद समाज में ज्यादातर ये चर्चा होती है कि भाई उत्तम रसायन, मेरा अनुभव है कि अगर हम आयुर्वेद ग्रंथों को देखते हैं, अगर चरक का रसायन अध्याय भी पढ़ते हैं, तो ये साफ तौर पे कहा गया है कि आदमी को लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद रसायन सेवन शुरू कर देना चाहिए, जो सामान्यतः नहीं हो पाता है। तो अभी हमारे रसायन जितने भी हैं, वो न्यूट्रास्यूटिकल या फिर वो एक सिंगल ड्रग और सिंगल फूड सप्लीमेंट के तौर पे इस समय में पूरे दुनिया के हाथों में जा रहे हैं। आयुर्वेद को इससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये फूड में आने से इस विषय में काफी काफी सारा हमें एक चिंता की बात भी है, लेकिन अच्छी बात भी है। तो आप दोनों महानुभावों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब हम, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस श्रृंखला में, हम उनको क्या संदेश दे सकते हैं कि उत्तम रसायन मतलब हमें रिजुविनेटिंग आयुर्वेदिक ड्रग्स का उपयोग तो करना ही है, ताकि हमारे टिश्यू स्ट्रेंथन रहे, हमारा एजिंग जो है वो डिलेड रहे, और हम रोगों से, इन बीमारियों से बचने की ताकत हमारे शरीर के अंदर आई रहे। तो आप क्या सुजेस्ट करते हो कि हमारे उत्तम रसायन कौन से हैं, और उनका हमें अपने दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए? कृपया बताएं। पहले डॉक्टर गौरव आप बता दें, फिर मैं डॉक्टर कन्हैया से पूछता हूँ। सर इसमें जनरल पब्लिक के लिए तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो थोड़ा सा अभी प्रोपेगेशन हो रहा है, जैसे सर आपने बोला कि फूड सप्लीमेंट के तौर पे या न्यूट्रास्यूटिकल्स के टाइप में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स एनकैश कर रही हैं सारी चीज को। तो पहली चीज तो ये जानने की जरूरत है कि सभी रसायन सभी लोगों के लिए नहीं होते। हर पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई रसायन बेटर हो सकता है, पर्टिकुलर यूज के लिए बेटर हो सकता है। तो जैसे कि हमने मेदे रसायन की बात करी, तो किस पेशेंट को कौन सा या किस हेल्दी पर्सन को कौन सा रसायन लेना चाहिए, एक तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, रादर देन की एडवर्टाइजमेंट्स और उसको देख के करें इस चीज को। और दूसरी चीज ये है कि जो सबसे पहला आयुर्वेद में इंपॉर्टेंट चीज बोली है, सबसे उम्दा इज आचार रसायन। तो आचार रसायन में बाकी सारी चीजें तो हैं, एक दूध और घी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है अगर हम सिर्फ फूड की बात करें। तो घी के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा कि पीछे ऐसे कुछ एक ऐसा एरा आया जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने या प्रमोशन ऐसी हुई कि घी लेना बंद कर दिया लोगों ने। डॉक्टर सीधे बोलते थे घी तेल नहीं खाना। तो घी तेल नहीं खाना है तो बेसिकली उससे हमने बहुत हार्म किया अपनी बॉडीज को। अदरवाइज जो हमारा पुराना देसी घी का जो स्ट्रेंथ है बॉडी को, वो मिलनी बंद होगी। बहुत सारे हमारे नर्वस सिस्टम में जो काम है हमारा फैट्स का या घी के जो फायदे हैं, वो लोगों को नहीं मिले। तो बेसिकली तो ये लोगों को एक्नॉलेज कराना जरूरी है कि देसी घी इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल।
तो उसको लेने की फॉर्म क्या होनी चाहिए, फ्राइड नहीं होना चाहिए, बेसिकली आप कैसे यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मुझे लगता है कि जो आचार रसायन जो हमारा है उसके ऊपर एजुकेशन लेवल पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा जो चीजें हमारे रसायन हैं जैसे कि आंवला है या शिलाजीत है फॉर एग्जाम्पल, तो शिलाजीत एक बहुत पोटेंट रसायन हम सभी जानते हैं, बट ऑब्वियसली हर कोई शिलाजीत को यूज नहीं कर सकता। उसकी प्रकृति पित्तज प्रकृति वाला लेगा तो उसके कुछ और ही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम मुझे लगता है आ रही है कि रसायन के नाम पे ब्लाइंडली कुछ भी ले ले रहा है, कोई भी कितनी भी डोज में ले ले रहा है। तो वो सारी चीजों को हमें थोड़ा सा करने की जरूरत है, एडवर्टाइज करने की जरूरत है और प्रोपेगेट करने की जरूरत है। अदरवाइज जैसे आपने कहा 30 वर्ष की उम्र से अगर रसायन शुरू कर दिया जाए तो जो हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो उससे हम काफी हद तक लोगों को रोक पाएंगे और जो एजिंग है उसको डिले कर पाएंगे। तो जीरेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा उसको एजिंग को डिले करने में। तो रसायन चिकित्सा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। तो बहुत सारे हमारे जो रसायन उनको हम डिफरेंटली यूज कर सकते हैं बॉडी। थैंक यू। तो डॉक्टर कन्हैया आप कहना चाहेंगे कुछ? यस सर। इस सिनेरियो में जैसे कोविड-19 के सिनेरियो में मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के तौर पे आपको कुछ कंक्लूडेड चीजें मैं कहना चाहूंगा। जैसे आयुर्वेद को अगर हम कहते हैं सर, आयुर्वेद की चारों उपस्तंभ जैसे बताए गए, आहार विहार ब्रह्मचर्य और निद्रा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं सर कि रसायन, तो आयुर्वेद का जैसे मैंने जितना सोचा है और समझा है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है सर। 90% तो मैंने जब चरक पढ़ा है, सुश्रुत पढ़ा है, वाग्भट पढ़ा है, और इवन फर्स्ट ईयर जब हम बीएमएस पढ़े हैं, तो आहार विहार इन चीजों पे इतना इलेबोरेट क्यों किया गया है वो अब समझ में आ रहा है कोविड-19 के दौर में, कि आहार विहार पे इतना ज्यादा। और आहार में भी देखिए सर, ये जो सिनेरियो बन चुका है, व्हाई दिस इज हैपन, बिकॉज इसके पीछे जो है ना सर कमर्शियल एस्पेक्ट रहा है। बिकॉज ऑल इंडस्ट्रीज, अदरवाइज मैं तो कहूंगा सर कि देर विल नो नीड ऑफ मेडिसिन। जिस फॉर्म में आयुर्वेद में बताया गया कि क्रूड फॉर्म में मेडिसिन का आपको किस तरह से रस गुण वीर्य विपाक के तौर पे हमें यूज करना है, अगर उस तौर पे हम आहार को भी अगर कैटेगराइज कर देते हैं, तो मैंने जितना अनुभव किया है 1.5 लाख पेशेंट का अभी तक मेरे पास जो डाटा, उसमें देर इज नो नीड फॉर एनी मेडिसिन। तो गुड़ची को अगर हम गुड़ची रसायन तौर पे लेना चाहते हैं, तो क्या गुड़ची की जूस को जैसे जैसे ही हमने उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग, जो मिनिमम प्रोसेसिंग हो सकती है, क्या उसको डायरेक्टली लिया नहीं जा सकता है? इज इट नीडेड कि विगरस जो है रोबोस्टिक उसको प्रोसेस किया जाए और जिसका माइक्रोबायोडाटा जो है उसको हम डिस्टर्ब किया जाए? वैसे ही हर चीज में देखिए सर। और उसके बाद जो है आयुर्वेद की औषधियां, तो आयुर्वेद की औषधियों पे तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है सर। और दूसरा है फाइटोकेमिकल एंगल से अगर मैं देखूं, तो सर सिर्फ गिलोय की पत्ती में अगर मैं सोचूं, तो अभी तक 104 इंग्रेडिएंट्स, एक अगर एक पत्ती में इतना विष समाया गया है, तो आप सोचिए उस सब चीजों को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या फॉर्म बन जाएगा। और उसी फॉर्म को अगर हम साइंटिफिक वे से अगर आगे रखते हैं, तो सर मिराकल्स तो नहीं कहूंगा, बट इट इज एक्चुअल साइंस विच इज बेस्ड ऑन वेरी ट्रूथफुल, एंड बहुत अच्छे से उसको हम आगे ले जा सकते हैं। ये हो गया आयुर्वेद के तौर पे और यानी मॉडर्न रिव्यू पे। अब मैं थोड़ा सा लीगल लेवल पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि सर जैसे मेरा लॉ भी हो चुका है और आईपीआर में एलएलएम भी हो चुका है इसी कारणों के कारण। सर एक बात आ चुकी है कि जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, रेमडेसिविर हो गया, मैं बार बार बीच में पढ़ रहा हूँ कि आयुर्वेद की मेडिसिन को अगर आप कोविड-19 के मेडिसिन के तौर पे आप अगर देते हैं तो आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रेमडेसिविर के लिए कोई एक्शन नहीं है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए कोई एक्शन नहीं है, और आपकी गुरुजी के लिए, अश्वगंधा के लिए आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। क्योंकि मैं तो कहूंगा इसके लिए हमें ज्यादा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट से भी हमें एक लीगल प्रोटेक्शन जो है प्रॉपर वे से, अगर हम साइंटिफिकली अगर हर चीज को इवन मॉडर्न रिव्यू से भी, अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से भी हम प्रूव कर रहे हैं, आयुर्वेद की एस्पेक्ट से भी प्रूव कर रहे हैं, तो देन व्हाई वी आर फेसिंग सम लीगल। तो इसके पीछे तो आपको भी पता है सर कि कुछ कमर्शियल जो एक पूरा लॉबी भरी पड़ी हुई है, तो उनको भी हमें आंसरेबल रहने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तीसरा जो एस्पेक्ट रहा है सर कि क्या हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को क्यूरेटिव एस्पेक्ट में बदल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं आपको एक पूरी जो है आपकी वात पित्त कफानुसार जो है आपकी अगर खाने की थाली, और उस थाली में गिलोय के पत्ते रख दूं चॉप करके, उसी में कुछ फ्रूट्स रख दूं चॉप करके, उसी तरीके से हमारे आयुर्वेद में जितनी चीजें बताई गई है, योग का बहुत अच्छे से एक उदाहरण दिया गया है। तो वाई वी आर यूजिंग ग्लूटेन डाइट, ये भी कंसेप्ट आ रहा है सामने। तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, हमारे पेशेंट्स को ये थाली बना के दे देता हूँ। और सर लिटरली मैं आपको बता दूं कि इस थाली से ही लगभग लगभग 1,500 कैंसर पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ। तो क्या विगरस प्रोसेसिंग इज नीडेड विथ आयुर्वेद मेडिसिन, जो हमारी एक्चुअल कंसेप्ट के अगेंस्ट जा रही है? तो उसी तौर पे हमने बायोलॉजिकल एक बायो वैक्सीन के तौर पे मैंने इसको डेवलप किया था इस मेडिसिन को। और उस तौर पे अगर सॉल्वेंट अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इज इट नीडेड कि हमेशा आपको जो है अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज करना है? बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, एक है हाइड्रो सॉल्वेंट एंड अल्कोहलिक सॉल्वेंट। जो हम एक्सट्रैक्ट लेवल पे बात करते हैं, अगर गुड़ीची का एक्सट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं और टिनोस्पोरिन को अगर आइसोलेट करना है, तो क्या सिर्फ अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट में ही किया जा सकता है? देर इज नो अनदर वे। तो उसके लिए मुझे जो एक आंसर मिला है, दैट इज गोमूत्र अर्क। गोमूत्र अर्क के बारे में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि उसको यानी, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन साइंटिफिक वे से अगर गोमूत्र के बारे में रसगुण विपाक का अगर विचार करते हैं, तो क्या कोविड-19 में रसगुण विपाक वीर्य विपाक के हिसाब से गोमूत्र एज ए सॉल्वेंट जिन औषधियों को हमें करना था एक साथ, वही एस्पेक्ट लेके हमने गोमूत्र को इसमें यूज किया गया है। तो 36 इंग्रेडिएंट्स विद गोमूत्र कैन बी अ बायो वैक्सीन। वाह, क्या बात है। विदाउट हैम्परिंग योर माइक्रोबायोडाटा इनसाइड योर बॉडी। यस सर, यस सर। थैंक यू तो कन्हैया मिला जी। जुला के यही है कि बहुत सब सुंदर, तरफ से हमें करना पड़ेगा। तो डॉक्टर गौरव आप Yes, कुछ sir. कहना चाह रहे प्लीज? यस सर, एक चीज तो मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ, तो फिर इस हिसाब से हमें गोमूत्र अर्क को प्रमोट करना चाहिए एज रेमेडी फॉर कोविड-19? सर बिल्कुल, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है सर माय इंडिविजुअल लेवल पे। क्योंकि मैं आपको 12,000 पेशेंट का डाटा मैं आपको शेयर करता हूँ, जिसमें इम्यूके में मैंने गोमूत्र अर्क को यूज किया है। बिकॉज सर मैं उसके पीछे का एक साइंटिफिक बैकग्राउंड बता देता हूँ। अगर हम वाटर एक्सट्रैक्ट के तौर पे अगर स्वरस को अगर करते हैं, तो स्वरस का टाइमिंग आपको पता है कि उसकी पेरिशेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है सर कि अगर हम अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट अगर यूज करते हैं, तो अगेन अल्कोहल आर नॉट मीन्स जेनेटिकली हम अल्कोहल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, अल्कोहल और अदर सिंथेटिक एनी सिंथेटिक मॉलिक्यूल विल क्रिएट अ इन्फ्लेमेशन। और सबसे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा है सर वो शोध है। और हर चीज के पीछे अगर शोध की अगर संप्राप्ति हम सोचते हैं, तो हमें तुरंत समझ में आता है कि कोविड-19 में शोध बढ़ाने वाली कोई भी चीज हमें यूज नहीं करनी है। तो यहाँ पे सिंथेटिक मॉलिक्यूल का किसी का भी रोल नहीं है सर। तो बायोमोलिक्यूल के तौर पे एज अ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि गोमूत्र के साथ अगर गोमूत्र को अगर हम एज अ मेडिसिन भी अगर हम नहीं प्रमोट करते हैं, लेकिन इन मेडिसिन जो हमने जितनी सारी आपने बताया कि एस रिसेप्टर के साथ जो मेटोफी के साथ जो बाइंड कर रही है, इन मॉलिक्यूल्स को अगर हमें पेशेंट्स तक पहुंचाना है, तो एक व्हीकल तो चाहिए हमें। तो उस व्हीकल के तौर पे अगर गोमूत्र अर्क को अगर हम यूज करते हैं, तो देयर विल बी नो नीड ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव। और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव मैं आपको क्लियरली बता दूं सर कि जहां पे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम हो या पैराबेन मोइटी हो, इफ यू आर incorporating these moieties with vitamin C, so it will create a very best cancerous agent. तो क्या हम ये जानते हुए ये हम करेंगे कि इन प्रिजर्वेटिव्स को उसमें डाला जाए? तो नेचुरली यहाँ पे 3 तरह के लोग जो अफेक्टेड रहे हैं। 2000 स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, जिसमें डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि बुरा हाल है सर। मैं जितना पेशेंट्स को देख रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, हम कोविड की बात तो बाद में करेंगे। अगर मैं आपको आप कहते हैं तो मैं ज्यादा टाइम अगर कहूंगा तो डायबिटीज पे बात करूंगा, क्योंकि 10 साल से मैं जो है कम से कम 1.5 लाख पेशेंट के एम्पुटेशन रोक चुका हूँ। और इसके पीछे एक ही रीजन रहा है, पीवीडी, पेरिफेरल वेसल डिसीज जो बना है, वो उसका कारण है शोध। और शोध का जो कारण है वो हम सब जानते हैं। उसमें जो है सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स, irrational use of synthetic molecule in our diet, in our medicine, this is the main reason behind these lifestyle diseases. तो अगर इससे हमें रोकना है तो नेचुरली है कोई भी सिंथेटिक मॉलिक्यूल हम इसमें यूज ना करें। और उसी एंगल से मैंने इसे यूज किया है गोमूत्र अर्क एज अ सॉल्वेंट। और रहा रसगुण विपाक का, अगर हम उसमें अगर सोचते हैं
तो इट विल बी अ वेरी क्लासिकल ड्रग फॉर कोविड-19। अगर SARS-1 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी गोमूत्र अर्क पे रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश भी हो चुके हैं। पता नहीं कि ये जूनियर रिसर्च सामने क्यों नहीं आता। दोज रिसर्च पेपर्स, उसके पीछे कुछ कमर्शियल अगर एस्पेक्ट जुड़ जाता है तो वही रिसर्च सामने आएगा। जो बेसिक रिसर्च है जिसमें आपको कमर्शियल गेन कहीं नहीं है और पेशेंट को सिंगल रुपीज वहां पे यानी खर्च करना नहीं है, ऐसे रिसर्च कभी सामने आए नहीं है। वेदर दे गॉट अ नोबेल प्राइज आल्सो। तो इन चीजों को तो हमें सामने लाना ही पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। सो मुझे लगता है कि कन्हैया जी के रिसर्च को देश को ध्यान देना चाहिए। इनको, इनके रिसर्च को आगे लाने की जरूरत है, वैलिडेट करने की जरूरत है। कन्हैया जी के मन में एक प्रश्न है जो मैं फील कर रहा हूं, जो अभी अभी इनको लग रहा है कि जिस डॉक्यूमेंट्री की ये बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्री हम अंत में दिखाएंगे, लेकिन गौरव जी वो डॉक्यूमेंट्री आपसे शेयर हम कर रहे हैं। इस समय चुनौती ये है कि कन्हैया जी ने पिछले 6 महीने के अंदर जिन पेशेंट्स के साथ काम किया, क्योंकि एक्सेस नहीं था, जाना आना नहीं था, लेकिन लोग फिर भी इनके इनके योग का उपयोग कर रहे थे, और वो इनके पास में बिफोर एंड आफ्टर का एक बहुत अच्छा डाटा है, बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड डाटा है। और करीब करीब मैं समझता हूं कि 500 लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की है। मैं अभी पिछले महीने मुंबई में था, तो मुझे जो इन्होंने ड्राइवर लेने के लिए भेजा था उसका पूरा परिवार जो था उसको इन्होंने बचाया, तो वो इनके साथ में कमिट हो गया, पूरा परिवार इनके साथ काम करता है पूरा। और शायद कोई कॉर्नर बचा हो मुंबई का जहां उन्होंने वो निशुल्क फ्री में दवाई, और इनका मैं कैलकुलेशन इनसे मैं पता कर रहा था, इनको दवाई बनाने में वो एक बॉटल की कॉस्ट लगभग इनको 600-700 रुपए आती है, इंग्रेडिएंट और उसकी प्रोसेसिंग को लेकर के। लेकिन जो डॉक्टर कन्हैया ने गोमूत्र के साथ उसको सॉल्वेंट के सब्स्टिट्यूट पे लेने की बात करी है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। और जितने भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स या जितने भी सिंथेटिक हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में शायद भारत में कोई बात नहीं करता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे गौरव जी? हाँ सर, मैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें टेक केयर करने की जरूरत है वो ये है कि अभी जो इम्यूनिटी के नाम पे ये आइसक्रीम्स और ये बिकने शुरू हो गई हैं, च्यवनप्राश लोडेड आइसक्रीम्स एंड ऑल फ्लेवर्ड, हल्दी डाल के कुछ भी बेच दे रहे हैं। इसको चेक करने की जरूरत है सर, क्योंकि अल्टीमेटली आयुर्वेद बदनाम होता है फालतू की चीजों से। और बेसिकली क्योंकि जो जनरल पब्लिक है, लेटर ऑन क्या होता है कि उनको ये बताया जाता है कि देखो ये चीजें इन्होंने प्रमोट करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये नुकसान कर रही है। अल्टीमेटली नुकसान तो वो नहीं कर रही, नुकसान वो फॉर्म कर रही है, जो सर बोल रहे थे कि गलत तरीके से उन चीजों को यूज किया जा रहा है। तो ये जो अभी मार्केट प्रोपेगेशन हो रहा है इन सारी चीजों का, एनकैश किया जा रहा है आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी। सर हम गाय का दूध, ये जो दूध पैकेट वाला दूध दिल्ली में बिकता है, तो एक दिन मैं गाय का दूध लेके आया मदर डेयरी का, उसके ऊपर चरक का श्लोक लिख रखा है गाय दूध के फायदे, और इवन ब्रेड जो है उस पे कोटेशन है आयुर्वेद की अब आज की डेट में। तो दे आर सेलिंग एनीथिंग ऑन नेम ऑफ आयुर्वेद, ये कुछ भी बिक रहा है। अब तो आइसक्रीम्स के फ्लेवर बिकने शुरू हो गए, अब इससे ज्यादा कहाँ जाएंगे सर? सर वही बात है कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम चरक काल की बात करें या अपने ग्रंथों के समय की कल्पना करें, अगर उस समय में कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं था, कोई भी औषध निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी उस समय में बड़ी बड़ी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा च्यवनप्राश बेच रहे हैं या उस बात को एनकैश कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत ही स्थानीय स्तर पर औषधि निर्माण की कल्पना की जाती थी। डॉक्टर कन्हैया ने एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो उठाई है वो लीगल एस्पेक्ट की है। अभी IMA का विरोध को हमने देखा है। मुझे मतलब ये बात सत्य है, डॉक्टर कन्हैया ने बहुत रेलिवेंट बात की है कि आयुर्वेद के अच्छे प्रभावों को बजाय इसके कि डॉक्यूमेंट वैलिडेट करने के, उन्हें दबाने की कोशिश बहुत बड़े स्तर पे होती है। जबकि मैं आपको अभी बताता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा कि अभी हम सरकारी तौर पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग के लिए गए थे। ट्रॉमा सेंटर आपको पता है कोविड का एकदम से पूरा हॉट जगह थी। हम लोग उसमें बैठ के उनके इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ बैठ के चाय भी पी के आए, सब कुछ हुआ। लेकिन जब हमने उनको पूछा, वहां उनसे सवाल किया कि कैसे चल रहा है सब, मतलब, तो हम उन्होंने बहुत फख्र से ये बताया उस एम्स के प्रोफेसर्स ने कि वो शाम को सुबह काढ़ा पीना ही प्रेफर करते हैं
और काढ़े के सहारे ही काम चल रहा है। और उन्होंने हमें सोर्सेज बताए कि सफदरजंग अस्पताल के बाहर आपका यूनानी वाला काढ़ा खूब बिकता है, आयुर्वेद वाला काढ़ा खूब बिक रहा है, और वही वो खुद भी यूज कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई के साथ पता नहीं लोगों को क्यों आगे आने में क्यों शर्म अनुभव होती है, या आयुर्वेद को सम्मान देने में क्यों परेशानी होती है। सो डॉक्टर कन्हैया, आपने बहुत अच्छा लीगल एस्पेक्ट बताया। मुझे लगता है ये एक नया अध्याय है जिसे हमें खोलना है, जिसे हमारे जितने आयुर्वेद के संगठन हैं उनको उठाना चाहिए, उनको इस पे चर्चा करनी चाहिए। आप कुछ और नहीं कहना चाहते हैं तो हम आज चर्चा को यहाँ विराम देना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब के मन में एक ही सवाल है कि आप हमें एक चलते चलते ये बता दीजिए कि कन्हैया साहब ने जो बिफोर एंड आफ्टर का जो डाटा इकट्ठा किया है पेशेंट्स का, उसको हम कैसे टैबुलेट करके यूज कर सकते हैं? सर, उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो राइट पाथ पे काम कर रही है, कुछ हमारी जैसे कि विश्व आयुर्वेदिक परिषद है या नस्से है, जो विज्ञान भारती का पार्ट है। तो एक तो उनके जो ऑफिस बियरर्स हैं उनके तक हम इस बात को ले जा सकते हैं ताकि मास लेवल पे इसको पहुंचाया जाए। दूसरा सर, जैसे कि अभी एक प्रपोजल जो आप बोल रहे थे उसके लिए मैं थोड़ी आपकी कोशिश करूंगा जो हेल्प कर पाऊं, कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके तक आपकी बात मतलब हम करें आगे। वैसे ही अभी श्री कृष्णा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो अपनी कुरुक्षेत्र वाली है, उनके वाइस चांसलर सर बड़े डेडिकेटेड हैं आयुर्वेद को लेके और कुछ, तो ऐसे लोगों से हम लोग मुझे लगता है उनको अप्रोच करना चाहिए और जितना मतलब पर्सनल लेवल पे भी हो उसको आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो मंत्रालय और उसका रास्ता है वो तो अपने स्पीड से चलेगा सर। तो मास में जाना है तो हमें बेसिकली जो ये पॉपुलर फेसेस है उनको पकड़ना पड़ेगा, तो ताकि हम उसको स्प्रेड कर पाए जल्द से जल्द। तो ये है, उस लेवल पे कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गौरव फुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कन्हैया कदम जी। आज आपने अपना बहुमूल्य समय आज के इस चर्चा के लिए दिया। मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ कि ये चर्चा हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी रही है और हम आयुर्वेद के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सब, धन्यवाद धन्यवाद। आजकल की तनावपूर्ण जिंदगी में शारीरिक कमजोरी एवं थकान जैसी तकलीफें और इम्यूनिटी का कम होना आम बात हो चुकी है। इसीलिए आपके लिए रेकमेंड करती हूँ डाबर दशमूलारिष्ट। आयुर्वेद में दशमूलारिष्ट एक उत्तम रसायन के रूप में वर्णित है। डाबर दशमूलारिष्ट में है दशमूल के साथ आंवला, अश्वगंधा, मुलेठी, हल्दी, गिलोय और अनेक गुणकारी आयुर्वेदिक तत्व जो चुस्ती, फुर्ती, ताकत और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। डाबर दशमूलारिष्ट क्लिनिकली टेस्टेड है।